अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो है एक अहम मौजू पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो को पहुंचे हैं। ये जिस तरह से जो तेलंगाना में जो जिस तरह से जो है बातें चल रही है और जिस तरह से औक़ाफ़ की जायदादों को तबाह किया गया है, आए दिन तो बातें होती है लेकिन अमली तौर पर कुछ काम नहीं होता। तो इस बार जो है सेक्शन 27 के तहत जिस तरह से जो है वक्फ एक्ट के तहत जो है रिजोल्यूशन पास किया था मई 2022 को, उसके खिलाफ आपने एक लीगल नोटिस जारी की थी। तो आज जो है उमर जलील साहब ने जो है हुकूमत को यानी वक्फ बोर्ड को जो है एक नोटिस जारी की और इसके बारे में आपका जो सवाल था उससे जो है वक्फ बोर्ड से जो है इसकी दरियाफ्त तफसीलात मालूम करने की बात की। तो ये सारा माजरा क्या है और किस तरह से जो है ये जो घोटाले है, जिस तरह से काम चल रहा है, आप किस तरह से इसको समझते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रहमत अली साहब, क्राइम टुडे का और औक़ाफ़ी मसाइल पर जिस तरह से क्राइम टुडे बात करता है बहुत ही अप्रिशिएबल है। सब देखिए, वक्फ बोर्ड मई 2022 में एक रेजोल्यूशन पास किया था। क्या था वो रेजोल्यूशन? उस रेजोल्यूशन के तहत पूरे अराकीन वक्फ बोर्ड ने एक फैसला किया, एक तरफा फैसला यूनानिमसली रिजॉल्व था रेजोल्यूशन, जिसमें 26 या 24 ऐसे मसाइल को उसका फैसला लेने का इख्तियार वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीहुल्लाह को दिया गया था। उसका असर ये है इस रेजोल्यूशन का, जब कभी भी वक्फ बोर्ड की मीटिंग होती है तो एक्ट के तहत मिनट्स ऑफ द मीटिंग एजेंडाज बनते हैं और उस एजेंडा के तहत रेजोल्यूशंस पास होते हैं। लेकिन इस रेजोल्यूशन, इस फैसले के तहत 26 ऐसे मसाइल जिसमें वो मसाइल ना ही बोर्ड में आएंगे ना ही डिस्कशन में आएंगे, सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन को इख्तियार दे दिया गया था मसीहुल्लाह को कि वो अपना फैसला सुना सके। इसमें एक ब्लैंकेट ऑर्डर था। इस फैसले के तहत, इस रेजोल्यूशन के तहत मसीहुल्लाह साहब को इख्तियार दिया गया था कि मैनेजिंग कमेटीज बनाना या बिगाड़ना, किराए पे वक्फ प्रॉपर्टीज़ को देना या ना देना, वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉयज़ को तबादला करना या निकाल देना या उनकी तनख्वाह बढ़ाना या घटाना, उनके ख़िलाफ़ क़ानूनी इक़दाम करना या ना करना, ये इस रेजोल्यूशन के बाद बोर्ड में नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन मसीहुल्लाह उसके फ़ैसले के इख्तियारात रखेंगे। तो ये दफ़े 27 वक्फ एक्ट के तहत फ़ैसला लिया गया था, ये बताया जाता है ये रेजोल्यूशन में। मगर इसी दफ़े 27 में कुछ ऐसे चीज़ें, ऐसे मसाइल है जो मुस्तस्ना है। वक्फ बोर्ड ऐसा कोई इख्तियारात किसी को दे नहीं सकता। कुछ ऐसे मसाइल जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ, किराए पे देना या ना देना, कमेटी बनाना या ना बनाना, एम्प्लॉयज़ को निकालना या ना निकालना, सिर्फ और सिर्फ ये मसाइल बोर्ड में मीटिंग हो, डिस्कशन हो, तमाम 11 अराकीन फैसला करे 2/3 मेजॉरिटी के बाद, जब भी के उसके बाद ही रेजोल्यूशन पास हो। मगर जो इख्तियारात रुकने अराकीन वक्फ बोर्ड ने चेयरमैन मसीहुल्लाह को दिए गए, इसका असर बहुत ही बुरा हुआ। इस रेजोल्यूशन के तहत कई औक़ाफ़ी जायदादों पर जो नाजायज़ क़ाबिज़ीन थे उनको जायज़ बना दिया गया। जो लोग औक़ाफ़ी जायदादों पर क़ाबिज़ नहीं थे उनको क़ाबिज़ बताकर किरायानामा बना दिया गया। जो एम्प्लॉयज़ वक्फ बोर्ड के ईमानदार दियानतदार थे, उस एम्प्लॉय को हरास करने के लिए उनके तबादले किए गए, उनके खिलाफ इंक्वायरीज की गई। जो लोग जो मसाइल जो कमेटीज में दियानतदारी से काम कर रहे थे उनकी कमेटीज को निकाल दिया गया और टीआरएस के
लोगों को कमिटीज़ में बनाया गया, मजलिस के लोगों को कमिटीज़ में लाया गया। ये जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ वर्जी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ वक्फ बोर्ड की मीटिंग बुलाने के बाद ही, वक्फ बोर्ड के फैसले के बाद ही, 11 अरकान के फैसले के बाद ही ये फैसले लिया जाना चाहिए था। मगर ये एक सोची समझी साजिश, एक स्कीम बनाई गई जिसमें मनमानी की गई चेयरमैन मसीहुल्लाह की और CEO वक्फ बोर्ड की। और तो और, अगर कानून औकाफ बोलता है, अगर कोई भी किसी भी तरीके से किसी तरह का भी वक्फ बोर्ड का रेजोल्यूशन पास होता है, अगर वो रेजोल्यूशन, अगर बोर्ड का डिसीजन कानून औकाफ के खिलाफ जाता है, तो CEO वक्फ बोर्ड का पावर था, इख्तियार था कि वो रेजोल्यूशन के ऊपर प्रोसीडिंग इशू ना करे। CEO वक्फ बोर्ड को कानून वक्फ बोलता है कि अगर कोई भी किसी भी रेजोल्यूशन अरकान वक्फ बोर्ड का कानून औकाफ के खिलाफ वर्जी होता तो वो फिर वापस बोर्ड को रिकन्सिडरेशन को भेजे। अगर बोर्ड फिर वही फैसला करता है तो वो CEO की जिम्मेदारी थी कि वो हुकूमत माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को भेजे, ये बताते हुए, ऑब्जर्वेशन देते हुए कि ये फैसला वक्फ बोर्ड का रेजोल्यूशन का ये कानूनी औकाफ के खिलाफ जा रहा है, हुकूमत क्या कहती है वो फैसले का इंतज़ार करे। बरस उसके CEO वक्फ बोर्ड ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब भी खामोश रहे और उन्होंने प्रोसीडिंग इशू कर दी। और तो और गज़ेट नोटिफिकेशन हो गया। उसका असर क्या हुआ, हम उस असर को देख रहे हैं फील्ड में। एक तो औकाफी जायदाद है गोलकुंडे में, मस्जिद का चबूतरा है, उस चबूतरे पे किरायानामा बना दिया गया। एक वक्फ प्रॉपर्टी है भोनगिर में, वहां पे कोई काबिज़ी नहीं है, प्लांटेड फोटोज बताकर, झोपड़ियां बताकर वहां पे किरायानामा दे दिया गया। शाह खुली में कोई भी कब्जे में नहीं है, वहां पे काबिज़ीन पुराने बोल के किराया बना दिया गया। तो ये स्कीम बनाई चली, जो तालमेल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और BRS का था, वो तालमेल भरपूर काम करा। आपको बोलना चाहता हूं आपके चैनल के ज़रिए, वक्फ बोर्ड और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक सेपरेट एंटिटी है। वक्फ बोर्ड में अक्सरियत किसकी है, इलेक्टेड अक्सरियत किसकी है? वक्फ बोर्ड का सेक्शन 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वक्फ एक्ट, वक्फ बोर्ड बोलता है 11 अरकान का बोर्ड होता है। उस 11 अरकान में मुताल्लिका स्टेट का मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट मेंबर होता है, मुताल्लिका स्टेट का, तेलंगाना स्टेट का मुस्लिम रुकने असेंबली, MLC, MLA और मुतवलियान में से एक मुतवली, बार काउंसिल से मुस्लिम बार काउंसिल मेंबर, और माबाकी 5 से 5 जो अरकान होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें से 2 मेंबर्स होते हैं। तमाम ये 11 आदमी का मेंबर्स का एक बोर्ड होता है, और बोर्ड का फैसला CEO को बताया जाता है, और CEO उस अंदाज में काम करता है। तो मैं बताना चाहता हूं, क्या अरकान वक्फ बोर्ड जो मजलिस की ताल्लुक़ रखते हैं, क्या उन्होंने ये रेजोल्यूशन को नहीं देखा? अगर एब्सेंट थे तो क्या रेजोल्यूशन पास होने के बाद कॉपीज आपके पास नहीं आती? क्या आपने ये नहीं देखा कि ये रेजोल्यूशन जो मई 2022 में पास किया गया था, कानून औकाफ की खिलाफ वर्जी नहीं थी? आपकी खामोशी खुद ये बताती है कि आपने एक जिम्मेदार रुकने वक्फ बोर्ड का जिम्मेदारी नहीं निभाई। और तो और वापस जब CEO के पास आते हैं तो क्या CEO साहब ने ये नहीं देखा कि वक्फ बोर्ड का ये जो रेजोल्यूशन कानून औकाफ की खिलाफ वर्जी कर रहा है? नहीं देखे। तो ये तमाम एक स्कीम एक हर दौर में
औकाफी जायदादें तबाह करने का एक नया तरीक़ाकार किया गया। औकाफी जायदादें जब तबाह होती है, ना ही इसका नुकसान टीडीपी को हुआ, ना ही इसका नुकसान कांग्रेस को हुआ, ना ही इसका नुकसान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हुआ, मगर इसका नुकसान हम आप आमतुल मुस्लिमीन फेस करें। लाखों की करोड़ों की औकाफी जायदादें मुट्ठी बंद औकाफी जायदादों के लिमिट में आ गई। तो इसके ज़िम्मेदार मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के ज़रिए, इसके ज़िम्मेदार पहले मैं उन तमाम अराकीन वक्फ बोर्ड को बताता हूँ, जिसमें एमपी कैटेगरी से जनाब असदुद्दीन अवीसी साहब भी है, जो मेंबर ऑफ वक्फ बोर्ड है, आज नहीं कई सालों से, जो आखिर सदियों से होते आ रहे हैं मुस्लिम अराकीन वक्फ बोर्ड, वो ज़िम्मेदार थे। आज भी अगर उसी तरह से चल रहा है तो मुसलमानों की आंख में धूल झोंकने के ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। जब आप अपने जलसों में, तकरीरों में, कोई भी जमात हो, मैं एक जमात, एक मखसूस जमात के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, भले टीडीपी हो, कांग्रेस हो, औकाफी जायदादों की तबाही की जब बात करते हैं तो अपने गिरेबान में झांकिए। पहले अराकीन वक्फ बोर्ड कौन है? मुंतखब करदा एक जमात से, इलेक्टेड करदा एक जमात से, नॉमिनेट करदा एक जमात से, तमाम ये पुंजी स्कीम में एक नूरा कुश्ती चल रही है वक्फ बोर्ड में हर सदियों से। ये नूरा कुश्ती को तोड़ना चाहिए। इस आपके चैनल के माध्यम से मैं अवाम को, बिलखुसूस आमतुल मुस्लिमीन को जागरूक होने की दरख्वास्त करता हूं कि ये एक स्कीम चल रही है तबाही की, बर्बादी की। रुकने अराकीन वक्फ बोर्ड तमाम जिम्मेदार है इसे गलत फैसलों के। कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है, अगर आप एब्सेंट रहते हैं, अगर आप एमपी है, एमएलए है, एमसी है, तो आपके पास रेजोल्यूशन की कॉपी दी जाती है। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि इस रेजोल्यूशन को रोकने की? खामोश तमाशाई बनकर सियासी खेल खेलने से कौम का नुकसान हो रहा है। लिहाजा इस मामले में हमने दिसंबर 2023 को एक लीगल नोटिस इशू की थी गवर्नमेंट को कि जो रेजोल्यूशन पास किया गया था मई 2022 का, उसको कलअदम करे। वो कानून औकाफ की खिलाफ वर्जी है। उसके तहत मैं मशकूर हूँ कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट जनाब उमर जलील साहब ने तुरंत 10 तारीख को जनवरी को एक शोकॉस इशू किया सीओ वक्फ बोर्ड को कि वो एक्सप्लेनेशन दे किस तरह से वो प्रोसीडिंग को एक्सेप्ट किए हैं, किस तरह से ये कानून औकाफ में के तहत है या ना इसके खिलाफ वर्जी है। और ये रेजोल्यूशन खुद वाहिद काफ़ी है मौजूदा वक्फ बोर्ड को सुपरसीड करने के लिए। हम चाहते हैं कि मौजूदा वक्फ बोर्ड सुपरसीड हो, रास निगरानी में लिया जाए, भले किसी भी जमात के खिलाफ हो, CBCID इंक्वायरी की जाए कि किस तरह से मसीहुल्लाह साहब हो या सलीमुद्दीन सलीम साहब हो या मोहम्मद अली शब्बीर हो या अफजल बियाबानी हो, ये इन लोगों के दौर में किस तरह से तबाही और बर्बादी की गई, इसकी CBCID फेयर इंक्वायरी की जाए, आवाम के सामने लाई जाए। आमतुल मुस्लिमीन ने अगर किसी जमात को मुंतखब किया है तो ये सोच कर, ये चेहरे देखकर नहीं, भले वो मोहम्मद अली शब्बीर हो, भले कोई किसी जमात का हो, भले असद अवैसी हो, कोई भी हो, हमने एक तब्दीली के लिए कहा है। हमने अवाम ने एक जिम्मेदारी दी है मौजूदा हुकूमत को कि औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ हो, भले वो एक्शन क्यों ना मेरे खिलाफ हो, चाहे वो एक्शन खुद कांग्रेस के लीडर्स के खिलाफ हो, भले वो एक्शन TRS के मेंबर्स के खिलाफ हो, भले वो एक्शन TDP के मेंबर्स के खिलाफ हो, भले वो एक्शन MIM के मेंबर्स के खिलाफ हो। हमारे से कोई सियासी ताल्लुक़ नहीं है। वक्फ बोर्ड एक मजहबी इदारा है, कोई सियासी इदारा नहीं है। वक्फ बोर्ड को एक सियासी एक मैदान बना दिया गया जिसका मगियाजा आज हम मुसलमान फेस कर रहे हैं। वक्फ जायदादें तबाही और बर्बादी का शिकार हो चुकी है। खबरस्तानें तंग दमानी का शिकार कर रही है, जवाब दे रही है। लैंको हिल्स की तबाही और बर्बादी खुद कांग्रेस के लीडर्स थे। लैंको हिल्स से साजबाज बंजारा हिल्स में एक प्राइवेट कंपनी, एक मजलिस के, एक कांग्रेस के लीडर के नाम पर, पंजागुट्टे में किसी एक पार्टी के लीडर के नाम पर सेल डीड्स,
लगड़ा पार्टी के से साजबाज। हम आमतुल मुस्लिमीन मुर्दा कौम नहीं है, हम जिंदा कौम है। बराबर हम सवाल करेंगे, जिस तरह से हमने सवाल केसीआर से किया है उसी तरह से बराबर रेवंत रेड्डी से भी सवाल करेंगे कि खामोश और तमाशाई मत बैठिए। कमोपेश 1 महीना हो चुका है, आज की तारीख में भी वक्फ बोर्ड में किसी तरह की मीटिंग नहीं हो रही है, किसी तरह का काम नहीं हो रहा है। वहाँ पे मुसलमान आ रहे हैं, मुसलमान ने आमदुल मुस्लिमीन को छोटी छोटी मसाइल के लिए वहाँ पे कोई कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम नहीं है आज की तारीख में भी। लिहाजा जल्द से जल्द माइनॉरिटी अफेयर्स का फैसला करे। और हम चाहते हैं कि हुकूमत तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को रास निगरानी में रहकर वक्फ कमिश्नरेट का कायम करे और जितने भी नाजायज़ काबिज़ीन हो, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हो, उनके खिलाफ CBCID इंक्वायरी करे और ताकि आमतुल मुस्लिमीन का उनकी मसाइल का अजाला हो चुके। और दूसरी चीज़ आप कुछ सवाल कर रहे थे रहमत अली साहब रुकने वक्फ बोर्ड के बारे में। जी साहब, ये जो है अभी आपने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी जो है इक़्तिदार में आई है। अभी जब से कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आई है अभी तक कोई मुस्लिम को कोई मिनिस्ट्री नहीं दी गई और कोई भी जो वक्फ बोर्ड में किसी को भी जो है अभी पोस्ट नहीं दिया गया। तो मुसलमानों को जो है बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। तो ये किस वजह से, और दूसरी बात जो है के चंद्रशेखर राव जो है अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वक्फ बोर्ड की जो है उनको ताला डाल दिया था, सारी फाइलें गायब हो गई। तो इसके ताल्लुक से भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है और ये फाइलें कहाँ गई, क्या हुआ, इसके ताल्लुक से कोई बात नहीं हो रही। क्या उस वक्त जो लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई होना ज़रूरी नहीं है? क्या उनसे सवालात नहीं करना चाहिए? तो ये भी सवाल कहीं ना कहीं लोग उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं ताकतवर जो लोग होते हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है एक सेकुलर पार्टी आई है कांग्रेस, तो आवाम की उम्मीद बढ़ गई है कि शायद यहाँ से कुछ इंसाफ होगा। तो इसके ताल्लुक से आप क्या कहें? देखिए रहमत साहब, दर्द आप में और मेरे में जितना है उससे ज़्यादा दर्द आपके व्यूवर्स को है, आमतुल मुस्लिमीन को है कि जिस तरह से तबाही और बर्बाद औकाफी जायदादें हो रही है। दफ़े 14 के तहत वक्फ बोर्ड बनता है। वक्फ बोर्ड 11 अराकीन का एक बोर्ड होता है जिसको वक्फ बोर्ड बोलते हैं। वो 11 अराकीन में एक रुकने पार्लियामेंट होता है, मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट, जो आज की तारीख में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब है रुकने वक्फ बोर्ड। MLA MLC कैटेगरी से भी उनकी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन हैं। मुतवली कैटेगरी से भी उन्हीं के पसपर्दा मुतवली कैटेगरी से अकबर निज़ामुद्दीन साहब है और एक दूसरे बारगाह से है, कमेटी कैटेगरी से है, और बार काउंसिल से हमारे जडे जावेद साहब है। और ये इलेक्टेड मेंबर्स है। नॉमिनेट मेंबर्स की तरफ से चेयरमैन मसीउल्लाह साहब थे और दूसरे भी जमात इस्लामी से मुतशिम साहब, ये तमाम अराकीन थे। टोटल 11 आदमी का एक बोर्ड होता है। ये बोर्ड का जो इस तरह से बनाना, ये बोर्ड का जिस अंदाज में होना, मकसद क्या था? मौलाना अबू कलाम आज़ाद जो आर्किटेक्ट थे हमारे वक्फ एक्ट के, ये था कि औकाफी मसाइल में किसी एक तरफा जमात या एक तरफा पार्टी या एक तरफा लोगों का कोई फैसला ना हो, एक जमहूरी निज़ाम काम करे। लेकिन आप देख रहे हैं सालों से जैसा वक्फ बोर्ड आते रहा, ये ऊपर के इलेक्टेड कैटेगरी से मेजॉरिटी में मजलिस के अराकीन थे। कभी कभी MBT के भी लोग, कभी कभी TDP के भी अराकीन आए थे, सलीम साहब थे, और MP राज्यसभा थे खलील रहमान साहब थे। बहरहाल अब की दौर में जिस अंदाज में बोर्ड बना है, तो ये बोर्ड जो ज़्यादा अराकीन हैं, ये जिम्मेदार है वक्फ एक्ट के तहत। हुकूमत से ज़्यादा ये लोग जिम्मेदार है। मैं हुकूमत को बाद में पूछूंगा,
पहले अराकीन वक्फ बोर्ड को पूछूंगा, क्योंकि कानून औकाफ भी बोलता है कि वक्फ बोर्ड का रेजोल्यूशन जो पास होता है वो कानून औकाफ के तहत हो। अगर वक्फ बोर्ड का रेजोल्यूशन गलत पास होता है तो उसके ही देरीना नतायज जो आज की तबाही बर्बादी हो। अगर वक्फ बोर्ड के अराकीन सही तरीके से कानूनी पैरवी करते थे, वक्फ बोर्ड के अराकीन सही तरीके से अगर लैंग्वेज में फ़ैसले लेते थे, वक्फ बोर्ड के अराकीन सही तरीके से ये बात को नज़र रखते थे कि अंबरपेट की मस्जिद के बारे में लैंड एक्विजिशन में प्रोसीडिंग हो रही है नहीं हो रही, किस अंदाज में हो, तो ये वक्फ बोर्ड के अराकीन की काहली और कमज़ोरी थी। सियासी मजबूरी, पर्सनल मजबूरी, शख्सी मजबूरी, मुफादी मजबूरी, इसमें मशरूफ रहे ये अराकीन वक्फ बोर्ड, और तो और तबाही और बर्बादी चलते रही, औकाफी इजाज़तें हाथ से निकलती रही। क़ानूनी फील्ड में आपको बता रहा हूँ, मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, 20 साल से मैं अपना तजुर्बे आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कई बार वक्फ बोर्ड के स्टैंडिंग काउंसिल हाई कोर्ट में बेंच पे कहते हैं कि रिकॉर्ड है वक्फ बोर्ड को मुखफ़ल किया गया। वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड को मुखफ़ल करना हुकूमत क्या इख्तियार है, कौन से कानून के तहत मुखफ़ल किए हैं? आप अराकीन वक्फ बोर्ड क्या कर रहे हैं? कोई एक रेजोल्यूशन पास किए हैं कि वो मुखफ़ल होना गैर कानूनी है? बल्कि अगर KCR ने उस रिकॉर्ड रूम को लॉक किया है तो कौन सा आपने रुकने वक्फ बोर्ड था जो रेजोल्यूशन के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करने के लिए कहा? खामोश रहे, क्योंकि आपकी साजबाज, आपकी सियासी रिलेशन थे रूलिंग पार्टी से। जब एक तरफ फ़ायदा हासिल करना पड़ता है ना रहमत साहब, तो दूसरी तरफ नुकसान भी बेरना पड़ता है। यही वजह है आज की जो सियासी तब्दीली है, अहमदुल मुस्लिमीन ने अपना सही तरफ से फ़ैसला किया है। तो रिकॉर्ड वहाँ कोर्टों को नहीं आ रहा, जिसके वजह से वक्फ बोर्ड अपने केसें हार रहा है। आपको बता रहा हूँ, वक्फ ट्रिब्यूनल आपके नुमाइंदे को भेजिए वक्फ ट्रिब्यूनल में कैसे कैसे कितने कितने केसेस में वक्फ बोर्ड इवन काउंटर नहीं डाल सकता, रिप्लाई नहीं डाल रहा है, रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड से आता नहीं, वक्फ बोर्ड वहाँ पे केसा हार रहा है। जजेस बारहा वक्फ बोर्ड के स्टैंडिंग काउंसिल को तंबी कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के स्टैंडिंग काउंसिल को तकलीफ हो रही है वहाँ पे, क्योंकि वक्फ बोर्ड से रिकॉर्ड नहीं आता। रिकॉर्ड इस वजह से नहीं आता कि उनको केस से दिलचस्पी नहीं, उनको अपने अहदों से, उनके मुतवलियों को बचाने से, उनके कमेटियों को बचाने से, उनके नाजायज़ काबिज़िन को जायज़ बनाने में मसरूफ़ रहे। तो क़ानूनी फील्ड में भी अराकीन वक्फ बोर्ड फेल रहे। और अगर वक्फ बोर्ड सही रहा तो CEO की जिम्मेदारी थी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी खामोश तमाशा रहे। अब आई बात स्टेट गवर्नमेंट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की, वहाँ पे भी अंधे और गुंगे और बहरी अंदाज में काम किया गया। नुकसान किसका हो रहा? रहमत साहब, औकाफी इजाज़तें तबाही और बर्बादी हुई तो KTR और KCR की घर की ज़मीन नहीं गई, तबाह हुई तो सलीम साहब की ज़मीन नहीं गई, तबाह हुई तो अब्दुल बियाबानी की नहीं गई, तबाह हुई तो शब्बीर अली की नहीं गई, तबाह हुई तो YSR की नहीं गई, तबाह हुई तो मेरे अपने मुसलमान की गई। मेरे अपने मुसलमान की औकाफी इजाज़तें तबाही और बर्बादी हुई, मेरे अपने मुसलमान का खबरस्तान ख़त्म हुआ, मसाजिदें तबाह हुई, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का कंपनसेशन म्युनिसिपल अथॉरिटीज आज की तारीख में भी पेंडिंग है। एक भी रेजोल्यूशन पास नहीं किया वक्फ बोर्ड ने कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त तरीके से एक्शन ले, कंपनसेशन तक नहीं दिया जाता। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि इसके जिम्मेदार तमाम अराकीन वक्फ बोर्ड है, तबाही के जिम्मेदार आज की तारीख पे जितने भी रुकने वक्फ बोर्ड आए तमाम लोग जिम्मेदार हैं। आज यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं तो नहीं, यौमुल क़ियामा बराबर आंसर देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, उसके बाद अगर जिम्मेदारी थी तो CEO वक्फ बोर्ड की, उन्होंने भी फेल हो गए।
उसके बाद अगर जिम्मेदारी तो मौजूदा हुकूमतों की थी, उसके भी जिम्मेदारी है, और आखिरी में उसके बाद अगर किसी जिम्मेदारी तो हमारी हम मुसलमान की थी, हमने भी आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन अब वक्त आ गया है, अगर हम अपनी औकाफ़ी जायदादें अल्लाह की अमानतों का पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकें तो हम अपना, क्योंकि औकाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ की बात करना अपना हमारा जुज़ ईमान है, तो हम भी, हमारा ईमान भी डगमगा रहा है। लिहाजा आपके चैनल के ज़रिए मेरी अब दरख्वास्त है कि अब अवाम उठे, तहफ़्फ़ुज़ औकाफ़ की बात करे, वरना ये दिन दूर नहीं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तबाही की जा रही है, ऐसा ना हो कि तेलंगाना में ऐसा कुछ मौका हो। सियासी दिलचस्पी देख रही है दूसरी जमातें, सियासी फ़ायदा देख रही है, शख्सी फ़ायदा देख रही है, लेकिन कि कोई भी आगे नहीं आ रहा है। आमतुल मुस्लिमीन से दरख्वास्त है कि हर छोटे बड़े औकाफ़ी जायदाद में बढ़ चढ़ कर, तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल में बढ़ चढ़ कर इक़दाम, बढ़ चढ़ कर आवाज़ करे, एक मुहिम चलाए, एक मिजाज बनाए, हर हल्के में, हर मस्जिद लेवल में, हर कमेटी और सूबाई लेवल में आवाज़ उठाए। एक भी औकाफ़ी जायदादों में कोई भी नाजायज़ कब्ज़ा लेता है तो एक इत्तेहाद बताए और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, जब ही उसके बाद ही हमारी औकाफ़ी जायदादें महफूज रहेगी, वरना तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी। आखिरी सवाल सर, जिस तरह से औकाफ़ की जायदादों के ताल्लुक से आम गरीब मुसलमानों को इससे क्या फ़ायदा होता है वो अभी तक नहीं पता, ना ही तो ये सियासतदानों को कहते हैं कि भाई आपको वक्त से औकाफ़ की जायदादों से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या आप मुसलमानों का फ़ायदा हो सकता है। जहाँ कहीं पर भी औकाफ़ की जायदादें हैं, जहाँ कहीं पर भी मलकियाँ हैं, ज़मीनात हैं, वो रुसवा रखने वाले लोग जो है उस पर कब्ज़े कर लिए। तो वो हमारे कुछ मीडिया के भी कई लोग हैं और जो हर पेशे से रखने वाले जो लोग हैं, जो जिसको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो लोग अपने रुसवात पे जो है इस तरह से काम चलाते हैं। तो उसका असली हकदार कौन है, और आम गरीब मुसलमान को ये पता नहीं है कि औकाफ़ की जायदादों से उसको महफूज होने से, उसका तहफ़्फ़ुज़ करने से उनको क्या फ़ायदा होगा। ये भी ज़रा बात खुला, ताकि वो लोग, उनके दरमियान आने वाले एमएलए, उनके दरमियान आने वाले कॉरपोरेटर, उनके दरमियान आने वाले वो मौलाना, वो उलेमाए दीन से सवाल कर सके कि औकाफ़ की जायदादों के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे। तो ये थोड़ा सा बता दें तो हमारे नाज़रीन को पता चलेगा कि औकाफ़ की जायदादों से आम हर मुसलमान को क्या फ़ायदा। देखिए रहमत साहब, मैं पेशे वकालत से रब्त रखता हूँ, इस वजह से मैं क़ानूनी लाइन में ही बोल सकूँगा। क्यों, क्या हर औकाफ़ी जायदादों का एक मंशे वक्फ़ होता है, हर औकाफ़ी जायदाद का उसका मंशे वक्फ़ के तहत ही उसका इस्तेमाल हो, यह क़ानून औकाफ़ बोलता है। अगर क़ब्रिस्तान हो, अमवात की तदफ़ीन, मसाजिद हो इबादत के लिए, खानखा हो उसका निज़ाम है, बारगाह हो उसका निज़ाम है, हर एक का अपना अपना निज़ाम है। तो मंशे वक्फ़ के तहत ही वक्फ़ बोर्ड अपने फ़ैसले कर सकता है, वरना कोई ऐसा फ़ैसला वक्फ़ बोर्ड का अगर वो वक्फ़ जायदाद की मंशे वक्फ़ के ख़िलाफ़ जाता है तो वो गैर क़ानूनी है। अब रही बात आपकी, आज भी मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, बची कुची औकाफ़ी जायदादों को भी अगर मुसलमान समझकर ज़िम्मेदारी से उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आएगा तो ये जो स्कीमात है ये कुछ काम के नहीं है। औकाफ़ी जायदादें जो एग्रीकल्चर लैंड्स है, वक्फ़ मरशदुल खिदमत, इनामी औकाफ़ और जो खाली औकाफ़ी जायदादें हैं जो ओपन हैं, इसके तहत गवर्नमेंट स्कीम्स बना सकती है। क्योंकि मुसलमान भी स्किल्स डेवलपमेंट में पीछे नहीं है। कई मुसलमान ताजिरीन, उनको भरपूर तजुर्बा रखते हैं, वो लोग पोल्ट्री फार्म या इंडस्ट्रियल के डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग एरिया में ये लोग तजुर्बा रखते हैं, लेकिन ये लोग के पास जायदादें नहीं हैं। तो वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट एक मुश्तरका फ़ैसला करे कि क्योंकि गवर्नमेंट
को एक जनरल सुपरिटेंडेंट्स पावर है सुपरसीड करने का, और गवर्नमेंट को सुपरवाइज या मॉनिटरिंग का पावर है। ये एक फैसला करे मुश्तरका कि वक्फ लीज रूल्स के तहत किस तरह से ये औकाफी जायदादों को प्रॉपरली अंडर ट्रांसपेरेंट मैनर अवामी प्लेटफॉर्म में किस तरह से लीज दिया जा सकता। जो गरीब लोग हैं, जो किराए पे रहते हैं, उनको चीज किस तरह से नुज़ुलदारी के से दिया जा सकता। हाउसिंग डेवलपमेंट स्कीम, हाउसिंग कोऑपरेटिव स्कीम के तहत किस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर बड़ी से बड़ी औकाफी जायदादों में एक प्लॉटिंग कर कर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जैसा हाउसिंग बोर्ड की बनती है, मिल्कियत हमारी रहेगी बोर्ड की, इस्तेमाल आप करेंगे, वो आप नुज़ुल देंगे, किराया देंगे, नस्ल दर नस्ल आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि खाली जायदादें नाजायज़ काबिज़ीन की नज़र में होती है। आप ये भी काम नहीं करते रुकने बोर्ड, ना हुकूमतों को कोई संजीदा है। कानून की गुंजाइश है डेवलपमेंट एंड सेकुलर एक्टिविटीज़, ये है कानूनी मंशे वक्फ के तहत ये कर सकते हैं। उसमें डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ या फिर ताजरीन मेन रोडों पे बिजनेस वक्फ प्रॉपर्टी से खाली पड़ी हुई है, और हमारे मुसलमान भाइयाँ कुछ औरों की बने प्रॉपर्टी में लाखों का किराया दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड को गवर्नमेंट की तरफ से सालों से प्रेशर आ रहा है, अरसा दरस से प्रेशर आ रहा है गवर्नमेंट का कि तुम अपना इनकम बताओ। वक्फ बोर्ड के पास कोई ऐसा ज़हीन एक मेंबर्स कोई जिम्मेदारी से नहीं, ये बोर्ड कोई जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा है कि कोई एक मैकेनिज्म बना सके, गवर्नमेंट को दे सके कि हम अपना इनकम जनरेट कर सकते। वक्फ बोर्ड खुद अपनी डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बना सकता है। क्या क्या वादा करे केसीआर साहब। आप महमूद अली साहब का तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि भरल आपको मालूम है मैं कोई सियासी बात नहीं करना, मैं जितना भी बता रहा हूं कि कोई सियासी जमात के खिलाफ वर्जी नहीं, जमात के खिलाफ बोल रहा हूं नहीं, ये मेरा एक दर्द है जो हर मुसलमान के दिल में भड़क रहा है। तो ये स्कीमात बना सकते, कोई संजीदगी से बात नहीं कर रहे हैं, बराबर आमतुल मुस्लिमीन को, गरीब और मसाकीन को, उनको बराबर फ़ायदा हो सकता है। शर्त यह है कि उनको सिस्टम मैकेनिज़्म, उनको गवर्नमेंट से काम लेने का तरीक़ा आए। हम चाहते हैं कि एक मिजाज बने अवाम में, एक अवेयरनेस आए, ये गुफ्तगू छिड़े कि किस तरह से मौजूदा हुकूमत अब डेवलपमेंट करेगी वक्फ बोर्ड का। और ज़रूर आप जैसा बोल रहे हैं कि बहुत से बहुत अच्छा से अच्छा फ़ायदा हुकूमत को हो सकता है। देखिए आपके पास माइनॉरिटी कॉलेजेस नहीं है, लॉ कॉलेजेस माइनॉरिटी नहीं है, आप कॉलेजेस बिल्डिंग बनाइए वक्फ बोर्ड की खुद। आप केरला में जाइए, कर्नाटक में जाइए, कितना बेहतरीन निज़ाम चल रहा है वहाँ पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे। ट्रिमिस के स्कूल्स को एक प्राइवेट ज़मीनों के ऊपर किराया दे रहे लाखों का, वही किराया आप महमूद अली साहब भी उसके ज़िम्मेदार थे, वही किराया वक्फ जायदादों में से किराए पे देकर कर सकते थे। कोई सिस्टम और मैकेनिज़्म नहीं है, दर्द चाहिए। वो दर्द मैंने माजी की हुकूमतों में नहीं देखा। अब वो दर्द, क्योंकि मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि मुसलमानों को किसी भी हुकूमतें, भले ये मौजूदा हुकूमत क्यों ना हो, तकिया मत करिए, अपनी आवाज़ को, अपनी बात को आगे रखिए, और ऐसी बात और ऐसी आवाज़ रखिए जो कानूनन भी और शरीयतन भी एक्सेप्टेबल हो। बहुत मुश्किल।